मेरी सीईओ वाइफ और मैं दोनों साथ में रीबॉर्न हुए, लेकिन मुझे जरा भी खुशी फील नहीं हो रही। रिबर्थ के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया कि हर पॉसिबल तरीके से उसे छोड़ दूं। इस लाइफ में मैं अकेले मरना प्रेफर करूंगा। मैं उससे फिर से मिलना नहीं चाहता। पिछली जिंदगी में मैं उसकी ब्यूटी पर ललचा गया था। बिना ज्यादा सोचे मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद मुझे उसके प्यार का एक दिन भी नहीं मिला, बल्कि मुझे उसकी व्हाइट मूनलाइट के ताने भी सहने पड़े। क्या तुम मुझसे कम्पीट कर सकते हो? तुम तो पेशाब करने की भी जहमत नहीं उठाते। जाकर मिरर में देखो तुम क्या हो। इसलिए रीबॉर्न होने के बाद मैंने उसकी व्हाइट मूनलाइट से डील कर ली। हर बार जब मैं उन्हें मिलवाऊंगा वो मुझे पैसे देगा। मेरी वाइफ मुझे मूवी देखने बुलाती है, मैं मूवी टिकट्स उसकी व्हाइट मूनलाइट को दे देता हूं। मेरी वाइफ घर पर डिनर करना चाहती है, मैं जानबूझकर डोर लॉक कर देता हूं ताकि वो मजबूरी में उसकी व्हाइट मूनलाइट के घर रुकने जाए। मेरी वाइफ का बेलिन में ट्रांसफर होने वाला है काम के लिए। वो सिर्फ एक फैमिली मेंबर ले जा सकती है। बिना सोचे मैंने ये मौका उसकी व्हाइट मूनलाइट को दे दिया। तो जब मेरी वाइफ वापस घर आती है, उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उससे नफरत करता है। मैं उसे जानबूझकर परेशान कर रहा हूं। वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी भूल गई क्योंकि वो अपनी व्हाइट मूनलाइट के साथ थी। मैंने कंप्लेन नहीं किया, इंस्टेड मैंने विदेश में पढ़ाई के लिए एप्लीकेशन दे दी। मेरा प्लान है कि पढ़ाई के बाद वापस आऊंगा और अपनी बाकी जिंदगी अपने देश को डेडिकेट करूंगा। उसके फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं कि वो और उसकी व्हाइट मूनलाइट परफेक्ट कपल हैं। मैंने इसे डिनाई नहीं किया, बल्कि एक डिसीजन लिया, फर्स्ट डिवोर्स अप्लाई करना, ताकि मैं खुद उन्हें खुश कर सकूं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां गई या क्या करेगी। मैं बस उम्मीद करता हूं कि डिवोर्स अप्रूव हो जाए और मैं इस 3 लोगों वाली बेवकूफी भरी रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊं। अगले दिन मैं अकेले सिविल रजिस्ट्री ऑफिस गया। हेलो कॉमरेड, मैं फोर्स्ड डिवोर्स अप्लाई करना चाहता हूं। मैंने अपने बैग से वो डॉक्यूमेंट्स निकाले जो मैंने बहुत पहले से तैयार कर रखे थे और उन्हें उस आदमी को दे दिया। उसने ध्यान से सारे पेपर्स चेक किए और फिर मेरी तरफ देखकर सीरियस होकर बोला, कॉमरेड हमने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली है। अगर आप 1 महीने के अंदर इसे वापस लेने नहीं आए तो फोर्स्ड डिवोर्स ऑफिशियली लागू हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया, थैंक्स कहा और अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। शाम ढल रही थी, सूरज धीरे धीरे पीछे जा रहा था और एक शानदार सनसेट छोड़ रहा था। हल्की हवा चल रही थी जिससे गर्मी काफी कम हो गई थी। फैक्ट्री से लोग 3-3, 5-5 के ग्रुप्स में फिनिक्स ब्रांड की साइकिल पर मेरे पास से गुजर रहे थे। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक बार रिबॉर्न हो चुका है। पिछली जिंदगी में बीनिंग बिन और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी के बाद हम फैमिली कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गए। शादी के बाद वो बहुत बिजी रहती थी, लेकिन हर बार जब उसका काम खत्म होता वो जल्दी घर आती ताकि मेरे साथ डिनर कर सके। एनिवर्सरीज पर, मेरे बर्थडे पर वो हमेशा गिफ्ट्स और सरप्राइजेस तैयार करती थी। हर महीने जो पैसे वो मुझे देती थी वो भी काफी अच्छे होते थे, जिससे पूरी कम्युनिटी हमसे जेलस होती थी। सब कहते थे कि मुझे एक अच्छी वाइफ मिली है। हर कोई इस रिलेशनशिप से जेलस था, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि हमारी दुनिया में हमेशा एक तीसरा इंसान था, हिबोडा, वाइनिंग बीन के बेस्ट फ्रेंड का भाई। मेरे बर्थडे पर वो मुझे छोड़कर हिबोडा के साथ शॉपिंग करने चली जाती थी। जब मैं बीमार होता वो मुझे छोड़कर हिबोडा को संभालने चली जाती थी क्योंकि उसे थंडर से डर लगता था। जब मेरा पेट दर्द करता वो मुझे छोड़कर जिबोदा की चिंता करने लगती थी जो डिप्रेस्ड था। जब हम तीनों साथ डिनर करने जाते वो स्पाइसी डिशेस ऑर्डर करती थी जो जिबोदा को पसंद थी, पूरी तरह भूल कर कि मेरा पेट दर्द करता है और मैं स्पाइसी नहीं खा सकता। जब हम तीनों माउंटेन चढ़ते जिबोदा का बैलेंस बिगड़ गया और वो मुझे खींचते हुए गिरा गया। मेरा हाथ छिल गया। वो तुरंत जिबोदा को नीचे ले जाने लगी और मैं अकेले आधी रात को हॉस्पिटल गया। ऐसी बहुत सी बातें थीं। ऐसा नहीं है कि मुझे जेलसी नहीं होती थी या मैं कंप्लेन नहीं करता था। मैं तो आधा फैमिली मनी देने को भी तैयार था ताकि हिबोडा को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, बस बीनिंग बिन उससे दूर रहे। लेकिन उसका एक्सक्यूज हमेशा एक ही होता था, मैं उसे सिर्फ भाई मानती हूं। उसकी बहन ने मेरी जान बचाई थी, अब वो मर चुकी है और उसे अकेला छोड़ गई है। वो सिर्फ मुझ पर डिपेंड कर सकता है। तुम इरेशनल मत बनो। हाँ, वो यही कहती थी, लेकिन हर बार जब जिबोदा उसे देखता उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई देता था। मैंने अपनी पूरी पिछली जिंदगी ऐसे ही बिताई, पूरी जिंदगी लड़ते हुए, पूरी जिंदगी झगड़ते हुए। इस जिंदगी में मैं फिर से इस 3 लोगों वाले रिश्ते में नहीं फंसना चाहता। इसलिए रीबॉर्न होते ही मैंने इस शादी को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया। अगर बिनिंग बिन को पता चल गया कि मैं डिवोर्स चाहता हूं तो वो कभी डिवोर्स अग्रीमेंट साइन नहीं करेगी। इसीलिए मैं यहां फोर्स डिवोर्स अप्लाई करने आया हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइड की रिक्वेस्ट काफी होती है। एक बार डिवोर्स हो गया तो मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं यहां से चला जाऊंगा, अपनी पसंद की लाइफ जीऊंगा और कभी भी अपनी जिंदगी को इस औरत से नहीं बांधूंगा। लेकिन जैसे ही मैं कोर्टयार्ड के गेट तक पहुंचा, मैं अचानक रुक गया। शादी के बाद बीनिंग बिन ने मुझे जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब मेरे पास कोई इनकम नहीं है। मेरे लिए फ्यूचर सिक्योर करना मुश्किल है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दूर जाने का टिकट खरीद सकूं।
हालांकि बिंगपिन ने मुझे पैसा दिया, लेकिन मुझे उसे हर एक रुपए का हिसाब और उसका रीजन बताना पड़ता है। अगर मैं अचानक कोई बड़ा अमाउंट खर्च कर दूं तो वो डेफिनेटली शक करेगी। तो फिर ये पैसा आएगा कहां से? बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने एक बोल्ड फैसला ले लिया। मैं हिबोड़ा के साथ कोऑपरेट करूंगा, जो उसे हमेशा से प्यार करता है, और मैं अपनी ही हाथों से बैनिंग बिन को उसके पास पुश कर दूंगा। इसलिए मैं हिबोड़ा के घर के दरवाजे पर गया। बिना किसी फॉर्मल बातों में टाइम वेस्ट किए मैं सीधा मुद्दे पर आ गया। जिबोदा, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूं। मुझे पता है तुम्हें बिंग बिन पसंद है। आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को अकेले में टाइम मिल सके, और बस जब काम पूरा हो जाए तुम मुझे कुछ पैसे दे देना। 1 महीने के अंदर अंदर मैं उसके वर्ल्ड से पूरी तरह गायब हो जाऊंगा। जिबोदा ने मुझे हैरानी से देखा। उसे खुद को संभालने में थोड़ा वक्त लगा। येचिन, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मुझे निंगविन कैसे पसंद हो सकती है? मैंने हल्की सी कोल्ड हंसी छोड़ी। ये मजाक है या नहीं, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे इतना सीरियस देखकर हिबोड़ा आखिरकार मुझे ऑब्जर्व करने लगा। हाँ, मुझे बिंगबिन पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूं? मेरी एक्सप्रेशन पूरी तरह काल्म थी। मैं तुम्हें भरोसा करवाने का तरीका ढूंढ लूंगा। आज रात वो तुम्हारे पास आएगी, बस उसके पसंद वाले कुछ डिशेस तैयार रखना। यह कहकर मैं उसके एक्सप्रेशन की तरफ मुड़ा भी नहीं, सीधा निकल गया। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, मेड तुरंत बाहर आई और मेरा बैग लेकर पूछने लगी, सर, आज रात के लिए कौन सा खाना चाहिए? मैंने दीवार पर लटकी घड़ी देखी। आज रात कुछ हल्का फुल्का बना दो, क्वांटिटी एक ही व्यक्ति के लिए। 9 बजे घड़ी की आवाज समय पर गूंजी। उसी वक्त किसी ने दरवाजा खोला और अंदर आया। मैं खाना खा रहा था। आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखा। वीनिंग बिन मेरी तरफ आती हुई दिखी। उसने अपना कोट उतारकर बगल में खड़ी मेड को पकड़ा दिया। जैसे ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी, जहां उसके टेस्ट के बिल्कुल उलट हल्के डिशेस रखे थे, वो आधा बैठा शरीर वहीं रुक गया। आज खाना इतना हल्का क्यों है? अगर पहले होता तो इस तरह का खाना घर की टेबल पर कभी नहीं आता, और अगर गलती से आ भी जाता तो मैं तुरंत उसके लिए स्पाइसी डिशेस बना देता। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं हिला। एकदम न्यूट्रल एक्सप्रेशन में बोला, आजकल मेरा एपिटाइट ठीक नहीं है, कुछ हल्का खाने का मन था। यह कहकर मैंने अपने चॉपस्टिक्स उठाए और खुद ही खाना शुरू कर दिया। जैसे अचानक कुछ याद आया हो, मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। जिबोदा ने ऑलरेडी खाना तैयार कर लिया है। तुम वहीं क्यों नहीं चली जाती? वो थोड़ी देर के लिए स्टंड रह गई, हल्का सा भौहें सिकोड़ दी। तुम्हें तो हमेशा से अच्छा नहीं लगता था कि मैं उसके साथ टाइम बिताऊं? मेरे दिल में एक कड़वी आयरनी उठी। मतलब उसे हमेशा से पता था कि मुझे उसका जिबोदा के साथ घूमना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी हर बार वो मुझे छोड़कर उसके पास चली जाती थी। मैंने ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुम हमेशा कहती थी कि तुम उसे सिर्फ छोटे भाई जैसा देखती हो और वो ज्यादा कंसिडरेट है, तो अब मैं भी थोड़ा कंसिडरेट बनना सीख रहा हूं। मेरा टोन बिल्कुल सॉफ्ट था, लेकिन न जाने क्यों वाइनिंग बिन के दिल में एक अजीब सी कड़वाहट उतर गई। फिर भी मेरी लगातार इंसिस्ट करने पर वो आखिरकार चली गई। मैं उसे कोट पहनते और दरवाजे से बाहर जाते चुपचाप देखता रहा। फिर मैं लिविंग रूम की विंडो की तरफ गया और हिबोड़ा के घर की तरफ देखने लगा। जैसे ही वहां की लाइट्स जली, मैं उठा और मेड को बर्तन समेटने दिया, फिर दरवाजा लॉक कर दिया। धीरे धीरे बाय हाउस की सारी लाइट्स बुझ गईं। दूसरी तरफ जैसे ही वो वहां पहुंची, जिबोदा की आंखें चमक उठी। वो तुरंत उसे लेने आया, हाल चाल पूछा और उसका कोट पकड़ा। टेबल पर पूरे स्पाइसी डिशेस थे, उसके सारे फेवरेट। विनिंग को इंस्टेंटली कुछ अजीब लगा। वो कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन जिबोदा की बातें उसे बार बार रोक देती रहीं। ये डिनर नॉर्मल से काफी लंबा चला। जब वो फाइनली उठी और जिबोदा की थोड़ी रिग्रेटफुल नजरों के बीच वापस बाई हाउस पहुंची, उसने देखा कि उसके घर में पूरी तरह अंधेरा है। उसने जोर से भौहें सिकोड़ी, दरवाजा नॉक किया और मेरा नाम कई बार पुकारा, पर अंदर से कोई आवाज नहीं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि अंदर से लॉक है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? उसने जोर जोर से धक्का लगाया। काफी देर तक दरवाजा पीटती रही, पर कोई जवाब नहीं। आखिरकार कहीं जाने की जगह न होने पर वो फिर से जिबोदा के घर लौट गई। जैसे ही जिबोदा को पता चला कि मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके होंठों पर आने वाली खुशी को उसने बड़ी मुश्किल से दबाया और चिंता वाला एक्सप्रेशन बनाकर बोला, कोई बात नहीं निंगपिन, ऐसी सिचुएशन में तुम आज रात मेरे घर पर ही रुक जाओ। निंगपिन ने ठंडी आवाज में अपनी टेम्पल्स दबाई। टुनाइट तुम परेशान हो गए। मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। अगली सुबह बहुत जल्दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो नीचे सोफा पर बैठी नजर आई। उसके कोट पर अभी भी ओस की कुछ बूंदें थीं, शायद अभी अभी आई थी। मैं बिना आवाज किए नीचे उतर गया। जैसे ही आवाज सुनी, उसने ऊपर देखा और मेरी तरफ देखा। कल रात तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? मैं टेबल पर बैठ गया और ओटमील का कटोरा पीते हुए आराम से बोला, आजकल चोर चकार बहुत बढ़ गए हैं। आदत हो गई है दरवाजा लॉक करने की। भूल गया था कि तुम हिबोड़ा के घर गई थी।
माय बैड। ये सुनकर बेनिंग बिन ने ज्यादा सोचा ही नहीं। उसने अपनी जेब से एक मूवी टिकट निकाला जो सिक्योरिटी के किसी आदमी ने उसके लिए खरीदा था। आजकल काम बहुत ज्यादा है, काफी वक्त हो गया तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताया। जैसे ही काम खत्म होगा मैं किसी को भेजकर तुम्हें पिक करवा लूंगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन शायद ही उस टिकट को हाथ भी लगाया। नाश्ता खत्म करने के बाद विनिंग बिन कपड़े बदलकर निकल गई। उसकी कार के जाते ही मैं शांत हुआ, चॉपस्टिक रख दी और टेबल पर पड़े मूवी टिकट को गौर से देखते हुए सोच में डूब गया। पिछली जिंदगी में हम 5 साल शादी में रहे और वो कभी एक पूरी फिल्म मेरे साथ नहीं बैठी। हर बार बीच में ही उठकर जिबोदा के पास भाग जाती थी। इस बार भी मुझे उसके साथ मूवी देखने का कोई मन नहीं था, लेकिन टिकट बर्बाद कैसे हो, यही सोचकर मैं टिकट उठाकर हिबोडा के घर चला गया। दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में खुशी छुप नहीं रही थी। अब तो भरोसा हो गया ना, जो रात मैंने कहा था। वो अभी भी थोड़ा शक में था, लेकिन कल वाली मिठास ने उसका आधा दिमाग पिघला दिया था। असली मकसद वह नहीं समझता था, लेकिन मौका छोड़ने वाला भी नहीं था। उसने सिर हिलाया और मुझे कुछ पैसे थमा दिए। मैंने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ पैसे रखे और अपनी जेब से मूवी टिकट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम जाओ उसके साथ, आज उसे इंप्रेस करके ही आना। ये बोलकर मैं मुड़ गया। शाम को मूवी की जगह मैं घर पर ही लेटकर आराम करता रहा। थोड़ी देर सोया, फिर थोड़ा पढ़ा। काफी शांति थी। रात गहराने लगी। मैं अखबार समेटकर ऊपर जाने ही वाला था कि वो अंदर आई। उसकी हल्की सी सिकुड़ती भौं बता रही थी कि वो नाखुश है। आज क्यों नहीं आए? मेरी उंगली अखबार मोड़ते मोड़ते रुक गई। आज तबीयत ठीक नहीं थी। वीनिंग ने तुरंत हाथ बढ़ाकर मेरी पेशानी छूने की कोशिश की। हॉस्पिटल चले? जरूरत नहीं। तभी अचानक एक तेज रिंगटोन ने सन्नाटा तोड़ दिया। मैं उठता उससे पहले ही विनिंग ने फोन उठा लिया। मैं करीब था, इसलिए उसकी आवाज साफ सुनाई दी। दूसरी तरफ से कहा जा रहा था, ऑफिस इन द रजिस्ट्रो सिविल, यानी सिविल रजिस्ट्री ऑफिस। मेरी उंगलियां अखबार पकड़ते पकड़ते कस गईं। सांस अटक गई। न जाने कितना वक्त गुजर गया। कॉल रखते ही वो मेरी तरफ पलटी। सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस वालों ने कहा कि कुछ डिटेल्स मिसिंग हैं। कुछ बताया नहीं। मैंने नजरें नीचे की। हमने शादी बहुत जल्दी की थी, शायद कुछ पेपर्स अधूरे रह गए होंगे। मैं जाकर ठीक कर दूंगा, बाकी सब सेट है, कोई डिले नहीं होगा। सौभाग्य से बेनिंग बिन ने सिर हिला दिया। उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, फिर मुड़कर तैयार होने चली गई। बाहर आते ही जैसे उसे कुछ याद आया, अपनी जेब से एक इनवाइट निकाला। ओह सही, सैंट सर का बर्थडे पार्टी परसों है, मेरे साथ चलना। इस बार मैं मना नहीं कर सकता था। सिर हिला दिया। बर्थडे के दिन हॉल में खूबसूरत कपड़ों में पुरुष और महिलाएं अकॉर्डियन की धुन पर नाच रहे थे। विनिंग मुझे डांस के लिए बुलाना चाहती थी, पर मैं बोला, अभी अच्छा फील नहीं कर रहा, तुम जिबोडा के साथ डांस कर लो, बेचारा अकेला आया है। म्यूजिक फिर शुरू हुआ। मेरी उदासीन एक्सप्रेशन देखकर विनिंग ने मजबूरी में जिबोदा की तरफ रुख किया। उसने उसका हाथ पकड़ा और वो मुस्कुराया, जबकि विनिंग की एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड थी। दोनों एक साथ नाचने लगे। भीड़ फुसफुसाने लगी, निंग बिन की शादी हो चुकी है ना, फिर ये किसी और मर्द के साथ क्यों नाच रही है? जिबोदा भी जानता है कि वो मैरिड है, फिर भी हंस क्यों रहा है? मैं उसका लेजिट हस्बैंड कुछ दूरी पर खड़ा यह सब चुपचाप देख रहा था। वहां बहुत लोग थे, बहुत शोर था, शराब भी बह रही थी। बेनिंग बिन भी बच नहीं पाई। बेहू की एक के बाद एक पेग और आखिरकार वो नशे में डूब गई। उसकी पतली उंगलियां अपनी कनपटी दबा रही थी और मेरे नाम की आवाज लगा रही थी, लेकिन मैं पहले जैसा भागकर उसे पकड़ने नहीं गया। बस एक नजर मारी और जिबोदा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसने उसे संभाला। हम तीनों एक ही कार में बैठे, मैं फ्रंट सीट में, उन्हें पीछे जगह देकर। जिबोदा ने बड़ी जल्दी से विनिंग को पीछे बैठाया। विनिंग थोड़ा नशे में थी, लेकिन उसे भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, जैसे उसे समझ आ रहा हो कि मैं इन दिनों बदल गया हूं। यह बदलाव उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार झटका हुआ। कार बीच रास्ते में खराब हो गई, लगभग किसी से टकरा ही जाती। विनिंग की शराब एकदम उतर गई। उसने झट से पास बैठे आदमी की चोटें देखने की कोशिश की। जिबोदा को ठीक देखकर उसने लंबी सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नजर सीधे मेरी आंखों से मिली, जो रियर व्यू मिरर में पड़ रही थी। उसके होंठ हिले जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर मैंने जानबूझकर नजरें फेर लीं। आसमान और काला होने लगा था और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। कई लोग छतरी पकड़े सड़क किनारे खड़े थे, किसी दूसरी गाड़ी का इंतजार करते हुए। ठंडी हवा चल रही थी और मैं खुद को हल्का कांपते हुए रोक नहीं पाया। यह देखकर मेरे पास बैठी विनिंग बिन ने तुरंत एक जैकेट उठाई और मुझे पहनाने लगी, पर उसी वक्त जिबोदा ने दूसरी तरफ से लगातार 3 बार छींक दी। हवा में ठहरी जैकेट वहीं रुक गई। उसके इस दोराहे को देखकर मेरे होंठ खुद ब खुद तिरछे हो गए। जिबोदा को इसकी ज्यादा जरूरत है, तुम पहले उसे दे दो। उसके शरीर की हल्की गर्मी वाली जैकेट आखिरकार जिबोदा के कंधों पर रख दी गई, जिससे उसका कान चुपचाप लाल हो गया।
तभी सड़क के उस पार एक कार का हॉर्न बजा। लाओसांग ने खिड़की नीचे की ओर सड़क किनारे खड़े लोगों से पूछा कि क्या हुआ। मैंने जल्दी से कुछ लोगों को कार में बैठवा दिया, लेकिन दिक्कत यह थी कि कार में सिर्फ 2 सीटें बची थी। इस बार विनिंग बिन ने बिना सोचे हमारी तरफ देखा, जैसे चाहती हो कि मैं और जिबोदा पहले बैठ जाएं। लेकिन जिबोदा ने उसकी कपड़े की कोर पकड़ ली। बहन बिंगिंग, तुम मेरे साथ रहो, मुझे डर लग रहा है। मैं मन ही मन हंसा। एक छोटी सी कार राइड में भी इसे डर लग रहा है, बट मेरे चेहरे पर कुछ नहीं दिखा। मैंने सीधे बिनिंग बिन की तरफ देखा। बिंग बिन, तुम उसे लेकर जाओ, तुमने भी ड्रिंक कर रखा है। ड्रिंकिंग और हैवी रेन अच्छी कॉम्बो नहीं है। यह कहकर मैंने उसे मौका दिए बिना दोनों को कार में धकेल दिया। कार को दूर जाते हुए देखकर मैंने नजरें हटा ली, फिर तुरंत दूसरी कार रोकी। मैं घर नहीं गया, मैं सीधे सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया। अगली सुबह जैसे ही मैंने मेन डोर खोला, एक शख्स तेजी से मेरी तरफ आया। मैंने ऊपर देखा, सीधा बिनिंग बिन की आंखों में आंखें मिली। तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? कहां गए थे? मैंने ठंडे अंदाज में कहा। कल रात हैवी रेन थी, मैं एक दोस्त के यहां रुक गया। असल में मैं सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया था कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरा करने। टाइम लग गया। जब तक खत्म हुआ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो एक सस्ते हॉस्टल में रुक गया। उसने सिर से पांव तक मुझे जांच लिया। जब पूरा यकीन हो गया कि मैं ठीक हूं, तभी उसने राहत की सांस ली और साइड में हटकर मुझे अंदर आने दिया। पापा और मम्मी आए हुए हैं। जैसे ही उसने ये कहा, मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने सीधे लिविंग रूम की तरफ देखा। वहां दोनों बैठे थे। मेरी आवाज सुनते ही वो भी उठकर आगे आए। हल्की फुल्की ग्रीटिंग्स के बाद उसकी मां ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे की तरफ ले जाने लगी। रास्ते भर सिर्फ यही पूछती रही कि मेरी तबीयत कैसी है। हमारी शादी के बाद से उसके माता पिता अक्सर आते थे, लेकिन प्यार से नहीं, सिर्फ एक बात को लेकर दबाव डालने आते थे, बच्चा करो। लेकिन बच्चा कोई ऐसा काम नहीं जो बस बोलने से हो जाए। मैंने बगल में खड़ी विनिंग बिन की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, लेकिन आंखों में हल्की उम्मीद थी। वो भी बच्चा चाहती थी। अगर ये पहले वाला जीवन होता तो शायद मैं भी चाहता, हमारे जैसे दिखने वाले कई बच्चे। लेकिन अब रिबर्थ के बाद मेरा मन बदल चुका था। मेरी चुप्पी लंबी होती देखकर उसके पापा ने बेटी की तरफ देखा। तुम दोनों बच्चे करने वाले हो या नहीं? वो चौंकी, फिर मुझे देखा। शायद उसे लगा मैं शर्म से चुप हूं, इसलिए उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां, हम चाहते हैं, लेकिन यह चीज हरी में नहीं करनी चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। दोनों के मना न करने पर उसके पापा मम्मी एक दूसरे को देखकर समझ गए, अब टाइम है प्लान आगे बढ़ाने का। डिनर टेबल पर उसके पिता खास तौर पर एक स्पेशल सूप लेकर आए और हमें मुस्कुराकर बाउल में डालकर दिया। उसकी मां की एक्सपेक्टेंट नजरों के सामने मैंने सूप एक ही बार में पी लिया। डिनर के बाद उसके माता पिता ज्यादा देर नहीं रुके और कार में बैठकर चले गए। उनके जाते ही हम दोनों कमरे में आकर लेट गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में मेरे अंदर अचानक गर्मी की लहर दौड़ गई। पूरा कमरा सफोकेटिंग लगने लगा। मैंने अनजाने में अपनी शर्ट ढीली की, नजरें घुमाई तो देखा विनिंग बिन का चेहरा भी लाल था। वो भी बेचैनी से अपनी ड्रेस का कॉलर खींच रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, एक ही बात दिमाग में कौंधी, आज की सूप में कुछ गड़बड़ थी। मैं उठने ही वाला था कि वो मुझ पर झपट पड़ी और मुझे नीचे दबा लिया। उसकी उंगलियां मेरे बेल्ट तक पहुंचने ही वाली थीं कि मैंने उसे झटके से दूर कर दिया। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। उसकी आंखें शौक से फैल गईं। इस समय को याद करते हुए मेरी बेरुखी और ठंडापन उसके लिए कितना कड़वा रहा होगा। उसकी आवाज हल्की सी कांपी। क्या हुआ? वो मेरी हथेली कसकर पकड़ रही थी। बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी, पहले जाकर एक शावर ले लो। हम दोनों क्लीन फ्रीक है ना, इसलिए मेरी बात सुनकर उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। अपने अंदर जल रही आग को दबाते हुए वो उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे ही बिनिंग बिन बाथरूम में गई, मैंने जल्दी से पास रखा ग्लास उठाया और एक बड़ा घूंट पी लिया। फिर मैं मुड़ा, खिड़की के किनारे को पकड़ा और बाहर कूद गया। छुपकर मैं जिबोदा की खिड़की तक पहुंचा और हल्का सा नॉक किया। जल्दी कर, उसकी रूम में जा, उसे ड्रग दिया गया है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बात खत्म करके मैंने हिबोडा की एक्सप्रेशन देखी, फिर मुड़कर चला गया। दूसरी तरफ बिनिंग बिन नहाने के बाद बाल सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आई। हल्की रोशनी बंद हो चुकी थी, सिर्फ एक धुंधली सी परछाई बिस्तर पर लेटी दिख रही थी। उसने बिना सोचे उसके पास कदम बढ़ा दिए। वो फिर उसी आदमी को नीचे दबा लेती है। उसके हाथ और भी बेपरवाह होते जा रहे थे। जब वो उस आदमी की एडम्स एप्पल पर किस करने वाली थी, तभी एक धीमा सा कराहस को उसकी होंठों से निकला। आदमी गहरी नींद से अचानक जाग गया। उसने झटके से खुद को ऊपर उठाया और एक तरफ हटा लिया। लाइट ऑन कर दी। तेज रोशनी ने पूरी रूम को भर दिया। वो औरत हैरान रह गई। तुम? जिबोदा कुछ पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा। उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अगले ही सेकंड एक धीमी सी कराह औरत के मुंह से निकली। अब तक गई नहीं? वो पूरी तरह होश में आया।
पास रखी जैकेट उठाई और डर कर भाग गया। सुबह बीनिंग बिन गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए सीढ़ियां उतर रही थी। कल रात क्या हुआ? क्या जिबोदा मेरे रूम में था? मैंने अपना आखिरी घूंट खिचड़ी खत्म किया और पूछा, कौन? कल रात तुम नहाकर सो गई थी, कोई नहीं आया तुम्हारे रूम में? औरत को थोड़ा अजीब लगा, कुछ गलत सा महसूस हुआ, पर उसे याद भी नहीं था कि रात क्या हुआ, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। आखिर वो कैसे सोच सकती थी कि रात के बीच में जिबोदा को मैं ही उनके रूम तक ले गया था। उसे धीरे धीरे जिबोदा की तरफ धकेलते धकेलते बिनिंग बिन का काम इतना बिजी हो गया कि मुझे उन्हें दोनों को दोबारा मिलवाने का मौका ही नहीं मिला। फिर अचानक बिनिंग बिन को बेन में ट्रांसफर का ऑर्डर मिला, लेकिन नोटिफिकेशन के साथ सिर्फ एक फैमिली मेंबर को साथ ले जाने की अनुमति थी। उसने लिफाफे को देखा और एक पल के लिए रुक गई। पहले वो मुझे बिना सोचे साथ ले जाती, लेकिन अब इक्वेशन में जिबोदा भी था। उसे याद आई हिबोदा की मरती हुई बहन की वो आखिरी बात, उसका ख्याल रखना। लिफाफा उसके हाथों में मसल गया। वो घर आई और बड़ी मुश्किल से बोली, मेरा ट्रांसफर बीन में हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली मेंबर को टीवी स्टेशन में जॉब देगा, पर मैं सिर्फ एक को ले जा सकती हूँ। उसकी आवाज धीरे धीरे लगभग गायब हो गई। मुझे समझ आ गया कि आगे वो क्या कहने वाली है। जिबोदा अकेला है, कोई नहीं है उसकी देखभाल करने वाला। मैं उसे पहले बेपिन ले जाना चाहती हूं और तुम उसके बाद आ जाना, ठीक है? मैं तुरंत मान गया, शायद बहुत जल्दी मान गया, इसलिए बिनिंग बिन कुछ देर चुप रह गई। उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। इतनी आसानी से मान गए? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या तुम चाहती थी कि मैं ना मानूं? मैं ड्रामा करता तो क्या तुम रुक जाती? उसके गले में शब्द अटक गए। जवाब साफ था, नहीं, क्योंकि जैसे ही ट्रांसफर का ऑर्डर आया था वो फैसला कर चुकी थी कि हिबोदा को साथ ले जाएगी। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, जेचेन, तुमने बहुत सहा है, मैं आगे चलकर तुम्हें कंपेंसेट करूंगी। मेरा चेहरा शांत था, लेकिन अंदर से मैं ठंडी हंसी हंस रहा था। हमारा फ्यूचर, वो तो पहले ही खत्म हो चुका था। ट्रांसफर अचानक आया था, इसलिए पूरी कॉलोनी ने बिनिंग बिन के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी। पार्टी के बीच में मैं एक कोने में चुप बैठा उन्हें देख रहा था। बिनिंग बिन और हिबोदा दोनों भीड़ से घिरे हुए एक के बाद एक ड्रिंक पी रहे थे। औरत के गाल और भी गुलाबी होते जा रहे थे और आदमी की नजरें धुंधली। जैसे जैसे लोग उन्हें चीयर्स करने आ रहे थे, जिबोदा खुद को संभाल नहीं पाया और बिनिंग बिन पर झुक गया। शायद मेरी निगाह महसूस हुई। उसने तुरंत जिबोदा को अलग किया और सिक्योरिटी को कहा कि उसे सोफा पर बिठा दें। वो मेरी तरफ आने ही वाली थी कि अचानक दीवार के नीचे से ऊपर तक एक भयानक दरार फैल गई, जैसे धरती खुद दहाड़ रही हो। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अर्थक्वेक। कुछ ही सेकंड में माहौल तबाही में बदल गया। चीखें, रोना, भाग दौड़ सब एक साथ फूट पड़ा। बिनिंग बिन मेरी तरफ दौड़ने लगी, लेकिन उसी पल पीछे से हिबोदा की चीख आई। उसके कदम वहीं जम गए। उसी एक पल की हेजिटेशन में पूरा बिल्डिंग ढह गया। अनगिनत लोग जमीन के नीचे दब गए थे। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो महसूस हुआ कि पूरा शरीर गिरी हुई भारी बीमों के नीचे दबा हुआ है। अंधेरे माहौल में हल्की हल्की सिसकियों के अलावा सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने मुंह खोलकर हेल्प के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन एक्सट्रीम पैनिक की वजह से एक भी आवाज नहीं निकल पाई। मालूम नहीं कितना वक्त बीता। अचानक ऊपर से ड्रिलिंग जैसी आवाज आई। फिर बचाव दल की चीख सुनाई दी, हमें कोई मिल गया है। मेरे सिर के ऊपर जमे मलबे को हटाया गया और अचानक आई तेज रोशनी से मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। लेकिन जब नीचे की हालत साफ दिखाई दी तो बचाव दल खुद रुक गया, क्योंकि वहां सिर्फ मैं ही नहीं फंसा था। दूसरी तरफ जिबोदा भी उसी तरह फंसा हुआ था। अब हालात बेहद क्रिटिकल थे और किसी भी पल दूसरा झटका, आफ्टर शॉक आ सकता था। पहले किसे बचाए? विनिंग बिन ने नीचे फंसे हम दोनों को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। दिल जोर से सिकुड़ गया था। बिल्कुल पहले निंगी को बचाना चाहिए। प्लीज पहले मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। निंगी, मुझे मत छोड़ो। इसी बीच अचानक दूसरा झटका आया और हम दोनों और गहराई में धंस गए। अगर ऐसे ही डाउट करते रहे तो दोनों में से कोई नहीं बचेगा। निंगी, तुमने मेरी बहन से प्रॉमिस किया था कि मुझे अच्छी तरह संभालोगे। उसकी चीख इतने दर्द से भरी थी कि दिल कांप जाए। विनिंग बिन की आंखें अचानक कठोर हो गईं। उसने बिना हिचकिचाहट कहा, पहले जिबोदा को बचाओ। उसकी इस चॉइस ने सबको शॉक में डाल दिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो अपने पति को छोड़कर एक दूसरे आदमी को पहले बचाने को कहेगी। मैंने भी झटके से अपनी आंखें खोली। यकीन नहीं हो रहा था। पहले भी तुमने मुझे जिबोदा के लिए छोड़ा है, पर अब जब बात लाइफ एंड डेथ की है तब भी तुम मुझे छोड़ रही हो। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले जिबोदा की ओर दर्द भरी चीख गूंज उठी। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। अब विनिंग बिन रुक ही नहीं पाई और तुरंत आदेश दिया, पहले जिबोदा को निकालो। तेज ठंडे आरी के दांत मलबे को काटते रहे। धूल, छोटे छोटे पत्थर उड़ते रहे।
जोरदार हलचल से हवा में बस मिट्टी की गंध भर गई थी। इसी बीच एक और झटका आया। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांप गया। मैं हिलना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। और तभी विनिंग बिन ने आखिरी तख्ती को काटकर जिबोदा को बाहर खींच लिया। एक भारी धमाके के साथ अचानक पूरी इमारत फिर से ढह गई। मैं, जिसका आधा शरीर बाहर था, दोबारा पूरी तरह अंधेरे में दफन हो गया। बेहोश होने से ठीक पहले विनिंग बिन का डर से विकृत चेहरा मेरी आंखों में आखिरी बार जम गया। जब होश आया, पूरा शरीर दर्द में डूबा हुआ था। मैंने मुश्किल से आंखें खोली। सबसे पहले एक सफेद हॉस्पिटल सीलिंग दिखाई दी। येचिन, तुम जाग गए। मैंने सिर घुमाया। बीनिंग बिन थी। उसकी आंखें लाल थीं। साफ पता चलता था कि कई दिनों से मेरी देखभाल कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे दिमाग में वही अर्थक्वेक वाला पल चमक गया। वो पल जब उसने मुझे छोड़कर जिबोदा को चुना। मैंने चेहरा घुमा लिया और आंखें बंद कर ली। कमरे में सन्नाटा फैल गया। विनिंग बिन ने मेरा हाल देखा, मुट्ठी भींची, फिर डीली छोड़ी। वो जानती थी कि उसके किसी भी शब्द की अब मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। उसने धीरे से कहा, अच्छे से आराम करो, मैं जाकर जिबोदा को देखती हूं। दरवाजा फिर से बंद हो गया। अगले कुछ दिनों में वो गिल्ट की वजह से ज्यादातर मेरे पास ही रही। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहां जाती है। उधर दूसरी तरफ जिबोदा बेचैन था। जेचेन, इसका मतलब क्या है? हमने तो तय किया था कि तुम उसे छोड़ोगे, तुम हमें अलोन टाइम दोगे। अब तुम उसी के पास क्यों पड़े हो? क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में भरी नाराजगी को देखा। कुछ देर चुप रहा, फिर अपने बैग से ताजा डिवोर्स सर्टिफिकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा था। डिवोर्स ऑलरेडी ले लिया है। जिबोदा की आंखें शौक से फैल गईं। उसे लगा था कि मैं सिर्फ बोलता हूं, पर उसने सोचा भी नहीं था कि मैं सच में डिवोर्स ले लूंगा। तभी हॉस्पिटल का दरवाजा खुला। बिनिंग बिन ने मेरे हाथ में डिवोर्स सर्टिफिकेट देखा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो मेरी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जिबोदा तुरंत उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। सिस्टर निंगपिन, तुम कहां गायब थी? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो उसे पकड़कर कमरे से बाहर ले गया। दरवाजा बंद होते ही मैंने फाइनली राहत की सांस ली। डिस्चार्ज वाले दिन मुझे हाईबोर्डा की तरफ से आखिरी पेमेंट मिल गई। मुझे नहीं पता तुम अचानक तलाक क्यों मांग रहे हो, लेकिन उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। जिबोदा से जितना भी पैसा मिला था, सब समेट कर मैंने अपना बैग पैक करना शुरू किया ताकि घर लौट सकूं। वीनिंग ने कमरे में फैले ढेर सारे कपड़े देखकर हैरानी से पूछा, ये सारी कपड़े क्यों निकाल दिए? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस नीचे झुककर कपड़े उठाते हुए शांत आवाज में कहा, सीजन चेंज करने वाली हूं, इसलिए सब निकाल के ऑर्गेनाइज कर रही हूं। मेरे इस काल्म बिहेवियर को देखकर उसके मन में अचानक एक अजीब सा डर फैल गया। शायद उसे अपनी हाल की हरकतें याद आ गईं। वो मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़कर कहा, पैकिंग बंद करो, हम जब बेपिन जाएंगे मैं तुम्हें न्यू क्लोथ्स खरीदवा दूंगा। मैं थोड़ा चौंका। एक पल के लिए समझ ही नहीं आया वो कह क्या रहा है। इस बार मैंने ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन ली है। ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ कर दिया कि मैं 2 लोगों को ले जाऊं, इसलिए मैं जिबोदा और आंटी बीन को ले जा सकता हूं। फिर वो रुककर बोला, लेकिन टीवी स्टेशन में सिर्फ 1 जॉब पोजीशन है, वो मैं जिबोदा को दे दूंगा। मुझे पता है तुम नाराज हो कि अर्थक्वेक में मैंने पहले तुम्हें नहीं बचाया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने उसकी सिस्टर से वादा किया था कि मैं जिबोदा का ख्याल रखूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। प्लीज अब गुस्सा मत हो, ओके? उसकी बात सुनकर मैं बस उसे शांति से देखता रहा। मन में सिर्फ कड़वाहट और सार्काज्म भरा हुआ था। उसे सच में लगा कि मैं बस बच्चा हूं जो नाराजगी दिखा रहा हूं। पर मेरे पास क्या हक है? किस बात पर गुस्सा? पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था, वही अर्थक्वेक। फर्क बस इतना कि मैं और जिबोदा साथ फंसे नहीं थे, लेकिन तब भी उसने पहले जिबोदा को ही बचाया। आधे महीने तक हॉस्पिटल में जिबोदा की बेड साइड छोड़कर वो 1 सेकंड के लिए भी मेरे बारे में पूछने नहीं आई। और उस दौरान जिबोदा के फ्रेंड्स मेरे पास आए और बोले, जिबोदा की हाथ में चोट लगी है। और बिन बहुत परेशान हो गई थी। पूरी रात उसके पास बैठी रही, एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई। ये सुनकर मैं अंदर से जल गया था। मैं भी घायल था, लेकिन मेरी पत्नी किसी और मर्द का हाथ पकड़कर उसकी देखभाल कर रही थी। ये जलन धीरे धीरे गुस्से में बदली और गुस्सा रेजेंटमेंट में। हमारी जोरदार लड़ाई हुई थी फोन पर। मैंने उससे कहा था, मेरे और जिबोदा के बीच कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही सोचना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही जिबोदा को लेकर बेपिन चली गई थी। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं काल्म हूं, पहले से ज्यादा। आयरनी ये है कि अब वही मुझे साथ ले जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन ले रही है। मेरी आंखों में हल्की सी सार्काज्म की चमक आई, लेकिन मैंने छुपा ली। वो फिर भी समझ गई और ज्यादा परेशान हो गई, जैसे कुछ खोने वाली हो। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। ये चन, साथ चलते हैं प्लीज। मैं मना करता तो वो तुरंत शक करती। उसके लिए मैं अब भी वही आदमी हूं जो उसके बिना जी नहीं सकता।
तो मैंने कहा, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। मेरे बोलते ही उसने एक लंबी राहत की सांस ली और उसे पता ही नहीं चला कि मैंने आगे क्या कहा। लेकिन अब रास्ते अलग हैं बिंग, बहुत पहले से। रवाना होने के दिन मैं चुपचाप कार में बैठ गया। मेरे पीछे चलते हुए जिबोदा का चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बस अपना सूटकेस उठाया और गाड़ी में बैठ गया। सफर शुरू होते ही जिबोदा ने अपनी यूजुअल नौटंकी चालू कर दी। कभी कहता, बिन बिन मेरा पैर मुड़ गया है, मुझे ट्रेन में चढ़ने में मदद करो। कभी बोलता, ट्रेन में थोड़ा कोल्ड लग रहा है, बिंग बिन मेरे पास बैठ जाओ। कभी कहता, मुझे नींद आ रही है, मैं बिंग बिन की गोद में सिर रखकर सो जाऊं। बिन बिन हर बार मेरी तरफ देखती, शायद मेरी रिएक्शन पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने तो आंखें बंद कर ली थी। आखिरकार वो मजबूर होकर जिबोदा की हर डिमांड मानने लगी। बाकी यात्रियों ने भी नोटिस किया और बोले, लड़के तुम लकी हो, बहुत ही केयरिंग शादी की है तुमने। ये सुनकर जिबोदा शर्मा गया और पास आने की कोशिश की, लेकिन बिन तुरंत पीछे हट गई और बोली, गलत मत समझो, मेरा उससे वो रिलेशनशिप नहीं है। उसकी बात सुनकर जिबोदा जड़ सा हो गया, लेकिन बाकी लोग सोच रहे थे कि वो बस शाय है। अरे भाई, लड़की ब्लश क्यों कर रही है? पसंद है तो बोल दो ना, और अगर कोई रिश्ता नहीं है तो इतना ख्याल क्यों रख रही है? ये सुनते ही बिन उठकर मेरे पास आकर बैठ गई। वो बोली, ये मेरे हस्बैंड हैं और वो सिर्फ मेरा दोस्त है। पूरा कोच ऑकवर्ड साइलेंस में जम गया। जिबोदा रिजेंटमेंट से भरकर उसको देखने लगा। गाड़ी हिल रही थी, डिम लाइट्स थीं और खिड़की की परछाइयां मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मैंने आंखें खोली और साथ वाली सीट से टकराकर एक डल आवाज हुई। वो आवाज सुनकर बिनिंग बिन ने झटके से आंखें खोली और मेरा माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। रगड़ते हुए उसकी नजर मेरे पास रखे सूटकेस पर गई और वो खुद से बड़बड़ाई, तुमने सूटकेस यहां क्यों रखा? चलो मैं इसे ऊपर वाले सामान रखने की जगह में रख देती हूं। विनिंग उठने ही वाली थी कि मैंने तुरंत सूटकेस पकड़ लिया। ऐसे ही ठीक है। मेरे चेहरे पर साफ इनकार देखकर उसने चुपचाप वापस बैठ गई। थोड़ी देर चुप्पी जैसा माहौल बन गया। विनिंग बिन उठकर बाथरूम चली गई। दूसरी तरफ बैठे जिबोदा, जो सोने का नाटक कर रहा था, अचानक सीधा हो गया और मुझे घूरते हुए बोला, वाई चेन, क्या सीन है? तुमने कहा था तुम्हें विनिंग बेन पसंद नहीं, फिर अब उसके पीछे क्यों पड़े हो? मुझे पता है मैं जो तुम दोनों के बारे में मजाक कर रहा था वो बस मजाक था। तुम टेंशन मत लो, मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। जिबोदा भौहें चढ़ाकर कुछ और पूछने ही वाला था कि पीछे की तरफ से जोरदार शोर हुआ। हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। एक खतरनाक सा आदमी चाकू लेकर दौड़ रहा था और उसके सबसे करीब मैं और जिबोदा ही थे। सावधान। बाथरूम से निकलते ही विनिंग बिन ने यह सीन देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया और वो तुरंत चोर पर झपट पड़ी, लेकिन चोर तो पहले ही हमारी तरफ चाकू लेकर दौड़ चुका था। उस पल वो सिर्फ एक को ही बचा सकती थी। मैंने झटके से हाथ बढ़ाकर जिबोदा को अपनी तरफ खींच लिया, जो डर से सफेद पड़ चुका था। अगले ही सेकंड में हटना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। चोर पकड़ा जा चुका था, लेकिन तभी उसने मुझे चाकू से काट दिया। विनिंग बेन ने उसे जोरदार लात मारी और पीछे पीछे आता पुलिस वाला चोर को पकड़ने लगा। अरे लड़के, हाथ का खून रोक जल्दी। विनिंग मेरे पास आई, चेहरे पर घबराहट साफ थी। तुम ठीक हो? जो जवाब मेरे गले तक आया था वो वहीं अटक गया। मेरा बायां हाथ लगातार खून बहा रहा था, लेकिन मेरी आंखें पूरी तरह शांत थीं, इतनी शांत कि थोड़ी कोल्ड लग रही थी। पूरी रात हम दोनों एक ही लाइन में बैठे रहे। बीच में बस एक पतला सा आयल था, वो मेरे जख्म पर दवा लगा रही थी। आवाज में डर छिपा नहीं था। जे चेन, सॉरी। मुझे पता था कि वो कुछ और कहना चाहती थी, पर मायने ही क्या। विनिंग ने ऊपर देखा, आंखों में गिल्ट। जब उसने देखा कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, उसने लंबी सांस ली। वाई चेन, बेलन पहुंचकर हम अच्छा लाइफ जिएंगे, ओके? तुम जो चाहोगे मैं खरीद दूंगी। मैंने बस चुपचाप देखा, कुछ नहीं कहा। फिर आंखें बंद की और बोला कि मैं थक गया हूं। वो भी चुप हो गई और मेरे ऊपर धीरे से कंबल डाल दिया। उसे लगा आगे बहुत टाइम होगा। इसी सोच में वो भी सो गई। रात की खामोशी में जब पूरा डिब्बा सो चुका था, मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली, पैरों के पास रखा सामान उठाया और डिवोर्स सर्टिफिकेट उसके हाथ में रख दिया, जो गहरी नींद में थी। मैंने उसे देखा। एक पल के लिए दिमाग सुन्ना हो गया। यही चेहरा मैंने अनगिनत बार देखा था, जब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, जब वो खुशी से रोई थी। शादी की रात जब वो नर्वस होकर लाल पड़ गई थी, जब हम जिबोदा की वजह से लड़ते थे और उसका चेहरा ठंडा रिप्रोच से भरा हो जाता था। 5 साल ये चेहरा देखा, 5 साल इससे प्यार किया, और अब कभी नहीं देखूंगा। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने की अनाउंसमेंट हुई। विनिंग हल्का सा हिली, पर आंखें नहीं खोली। मैंने भी उसे नहीं देखा। मैं अपना सामान लेकर नीचे उतर गया। सूटकेस के पहियों की आवाज पत्थर की सड़क पर गूंज रही थी। मैं ट्रेन से उल्टी दिशा में चलता रहा, बिना एक बार पीछे देखे। पैसेंजर्स, ट्रेन बीइंग स्टेशन पर आ चुकी है। वीनिंग ने आंखें रगड़ी।
नीचे झुकी कुछ उठाने और उसी पल जम गई डिवोर्स सर्टिफिकेट। उसका दिमाग सदमे में ब्लैंक हो गया, हाथ कांपते रहे। कई कोशिशों बाद कागज उठा पाई। खोलते ही उसकी अपनी फोटो, आधी चेहरा, डिवोर्स के स्टील सील से कटा हुआ, दर्द आंखों से सीधा दिल तक। वो तुरंत सीधी बैठी, सीट खाली, मेरा सामान गायब, मैं गायब। घबराहट में वो बाहर भागी, हर तरफ मेरी तलाश में, पर बहुत देर हो चुकी थी। गुस्सा अंदर फट पड़ा। उसने डिवोर्स सर्टिफिकेट इतनी जोर से पकड़ा जैसे फाड़ ही देगी। उसे समझ आ गया, इस तरह के छुपे हुए तलाक के लिए 1 महीना पहले सिविल रजिस्ट्री में अप्लाई करना पड़ता है। मतलब मैं पूरे 1 महीने से चुपचाप डिवोर्स की तैयारी कर रहा था। अब उसके पास ऑप्शन बस एक था, फोर्स्ड डिवोर्स। लेकिन मैंने आखिर गलती क्या की? वो बस हवा में बुदबुदाई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैं ही उससे डिवोर्स लेने जा रही हूं। वीनिंग ने खाली पड़े प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हुए अपना सिर उठाया। सीसी ने होंठ दबाए। उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ दिख रही थी। तभी जिबोदा कार से बाहर आया। सिस्टर निंगिन, क्या ये डिवोर्स सर्टिफिकेट है? चूंकि ये चेन ने तुमसे डिवोर्स ले लिया तो हम जो बात कर रहे थे। उस बात पूरी होने से पहले ही बाइंग ने उसे धक्का दे दिया। कॉमरेड जी, तुम्हारी देखभाल करने का मेरा काम यहीं खत्म होता है। जिबोदा वहीं जम गया। सिर से पैर तक एक ठंडा डर उतर गया। पहले कभी विनिंग आगे बढ़कर उसे जेंटल तरीके से संभाल लेती, लेकिन अब वो बस उसे दूर से देख रही थी, जैसे कोई अजनबी हो। कॉमरेड जी, मैंने तुम्हारी देखभाल सिर्फ तुम्हारी सिस्टर की आखिरी इच्छा के मुताबिक की। मुझे तुम्हें बेन तक पहुंचाना था और तुम्हारे लिए एक जॉब अरेंज करनी थी। इसके बाद हमारे बीच अब कोई भी संबंध नहीं। उसकी आवाज जितनी आगे बढ़ती गई उतनी ही ठंडी होती गई। जिबोदा का चेहरा पीला पड़ गया। रिजेंटमेंट नहीं था, प्योर फियर था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने किस तरह की ताकतवर इंसान को पकड़ रखा था और अब वो हाथों से फिसल रहा है। वो अचानक उस पर झपट पड़ा और पीछे से कसकर पकड़ लिया। न नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। सिंस यू प्रॉमिस्ड माई सिस्टर, तुम्हें मेरी देखभाल करनी चाहिए, तुम मुझे ऐसे छोड़ कैसे सकती हो? वीनिंग ने उसे तुरंत धक्का दिया और ठंडी नजरों से देखा। जिबोदा, ज्यादा लालची मत बनो। क्या तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो कि इतने सालों में मेरी देखभाल करते करते तुम्हें मुझसे जरा सा भी लगाव नहीं हुआ? क्या सच में तुम मुझे छोड़ने वाले थे? उसे अपनी बहन के मौत वाले दिन की हर याद थी। कैसे उसने उसे गले लगाया, कैसे धीरे धीरे समझाया, कैसे उसने डांस के दौरान उसका हाथ कसकर पकड़ा, कैसे कार हादसे में वो पूरे शरीर से ढाल बन गया, कैसे झलझ ले और ट्रेन में उसने उसे अपनी जान से ज्यादा प्रोटेक्ट किया। उसकी नजरें दूसरों को धोखा दे सकती थीं, लेकिन खुद को नहीं। कैसे मुमकिन था कि उसे फीलिंग्स ना हो? वीनिंग ने अपने हाथ में पकड़ा डिवोर्स सर्टिफिकेट कसकर दबाया। मुड़ा हुआ कोना उसकी हथेली चुभ रहा था, लेकिन यही दर्द उसे और साफ सोचने दे रहा था। वो प्यार नहीं था, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर तुम्हें थोड़ा भी चोट लग जाए, मैं तुम्हारी सिस्टर को क्या जवाब दूंगी? तुम मुझे पसंद नहीं करते, फिर मेरे साथ इतने अच्छे क्यों बनते रहे? क्यों हर बार दूसरों को भेजने की बजाय खुद मेरी केयर करते रहे? जैसे उसे कोई और बात याद आ गई हो, उसने सीधे जिबोदा की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? हमारी शादी तो ऑलरेडी कंसुमेटेड हो चुकी है। ये सुनते ही आसमान जैसे सिर पर टूट पड़ा। वीनिंग पहले शॉक हुई, फिर उसकी आंखों में धीरे धीरे आग भड़कने लगी। ये कैसी बकवास कर रहे हो? वो हर शब्द दांत भींच कर बोली और उसके करीब आती गई। जिबोदा का हाथ पीछे कांप रहा था, फिर भी वो उसकी गुस्से के सामने खड़ा रहा। उस रात तुमने वो सूप पिया था, हमने उसी रात वादा किया था। वीनिंग के कदम अचानक रुक गए। उसे भी वो रात याद आई और मेरी वो टालने वाली एक्सक्यूज भी। कैसे कोई अपने ही हस्बैंड के कमरे में किसी और आदमी को भेज सकता है? धोखे की आग ने उसे सिर से पैर तक जला दिया। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही इन स्ट्रीट वाले गेट का गार्ड भागते हुए आया। हेलो प्लीज, इस तरफ आइए। वीनिंग ने अपनी आग निगल ली। उसने एक बार भी जिबोदा की तरफ नहीं देखा और तुरंत आदेश दिया, इसे वापस ले जाओ और इसके टीवी स्टेशन वाली जॉब कैंसिल कर दो। जैसे ही गार्ड्स उसे ले गए, जिबोदा जमीन पर धंस गया। उसने नीचे पत्थरों को घूरा। उसे पता था कि उसे बस टेम्परेरी रहने दिया गया था, और जितना वो सोचता गया उतना ही रिजेंटमेंट और हेट्रेड उसके दिल में भरता गया। सब ये चेन की गलती है। अगर वो अचानक न जाता, मुझे ये सब न करना पड़ता। लीडर ने सामने खड़ी विनिंग की तरफ चिंता से देखा और उसका सिविल स्टेटस याद करते हुए बोला, शाओ अभी बेजिंग आया है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तुम्हें बिंगबिन का अच्छे से ध्यान रखना होगा। वो कुछ कहना चाहती थी पर समझ नहीं पाई कैसे बोले। लीडर भी समझ गया और हल्की मुस्कान से बोला, हाँ, शाओ से लड़ाई हुई क्या? लड़ाई नहीं, डिवोर्स हुआ है। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। कारण सुनते ही उसका टोन डिसअपॉइंटेड हो गया। ये क्या कर रही हो तुम तो वो लड़की हो जो बिग डिसीजंस को बड़ी क्लैरिटी से हैंडल करती है। फिर प्यार में इतनी कंफ्यूज्ड क्यों? जिबोदा की सिस्टर ने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हें उसके भाई का ख्याल रखना चाहिए था।
लेकिन इतना कुछ तुम दूसरों से भी करवाती, तुम खुद इतना क्यों उठाती रही? लीडर ने हाथ हिलाया। चलो घर जाते समय उतर जाओ। प्रोफेशनल टीम पूरे दिन की रिपोर्ट दे रही थी। ये चेन को पता चला कि वाइनिंग का एक्चुअल पता प्रोविंस में एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। किसी को ढूंढना जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। हाइबोडा की हॉस्पिटल रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि वो सिर्फ टाइमो कर रहा था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी के चलते उसे बी फैमिली के घर में टेम्परेरी रखना पड़ा। वाइनिंग का चेहरा सुनते सुनते और डार्क होता गया। आखिरकार उसने थककर आंखें बंद कर लीं। गाड़ी में फिर से डेड साइलेंस छा गया। घर पहुंचते ही उसने देखा जिबोदा सोफे को कसकर पकड़े बैठा है। आगे कदम बढ़ाने से सीधा इनकार। उसे आते देख वो झट से खड़ा हुआ। उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो एकदम अलग हट गई। मैंने सब कुछ कह दिया है, अब प्लीज जाओ। मेरा भाई अभी अभी सजा पाया है, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं था फिर मेरे साथ इतने अच्छे क्यों बने रहे? अपने हस्बैंड को छोड़कर मुझे ढूंढने क्यों आई? मैंने तो तुम्हारी मदद ओपनली की। मेरी कॉन्शियंस क्लियर है। अगर तुमने ड्रामा किया तुम ही नुकसान उठाओगे। पहली बार जिबोदा ने उसे सीरियस होकर देखा। ठंडा, बेरहम, बिल्कुल पहले जैसा। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा ताकि तुम वेपिंग और उसके बाद सरवाइव कर सको। उसके बाद हमारे बीच कुछ भी नहीं रहेगा। यह कहने के बाद उसने जमीन पर पड़े उस आदमी की तरफ देखना भी बंद कर दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आदमी के गले से दर्द भरी एक कराह निकल गई। मेरे सामने फैले इस अजनबी सीन को देखते हुए मेरी आंखों में हल्की सी कंफ्यूजन चमक उठी। ट्रेन से उतरने के बाद मैं बस किसी भी ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह ट्रेन मुझे हियांगनान शहर तक ले आएगी। पुल के पास बने घरों की खिड़कियां खुली थीं। एक औरत हाथ में पिपा लिए धीमी सी अनजान धुन गा रही थी। जीयू डायलेक्ट की नरम आवाज हवा में घुल रही थी और एक काली छत वाली नाव नदी को चीरते हुए धीरे धीरे दूर जा रही थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने जल्दी से हाथ उठाकर अपने सिर को ढका, एक हाथ में सूटकेस पकड़े और छत के नीचे आकर खड़ा हो गया। नीले पत्थरों पर गिरती बारिश की बूंदें हल्की हल्की आवाज कर रही थीं, लेकिन बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और लकड़ी के दरवाजे के पास आ गया, लेकिन पीछे हटते वक्त मैं अचानक किसी से टकरा गया। अनजाने में मैंने पलटकर देखा और सीधा उसकी गहरी आंखों में खो गया। वो एक औरत थी जिसने सिल्क की लंबी ड्रेस पहन रखी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, बारिश से बच जाओ, ये बारिश जल्दी नहीं रुकेगी। खिड़की के पास वाले कमरे में चाय की खुशबू फैली हुई थी। कपड़े बदलने के बाद मैं लिसा के सामने बैठा और उसके दे हुए गर्म चाय के कप को संभाल कर लिया। थैंक्स लिसा। वो मुस्कुराई जैसे उसे कुछ याद आया हो। तुम अकेले हंगनन आए हो, हार मत मानना। तुम्हें देखकर लगता है तुम यहां के नहीं हो। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता, वो यादें अच्छी नहीं हैं। मैं बस एक शांत जगह ढूंढना चाहता हूं जहां से नई जिंदगी शुरू कर सकूं। मेरे सामने बैठी वो भी समझदार थी। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस पूछा, आगे क्या प्लान है तुम्हारा? हालांकि जिबोदा ने मुझे 5,000 यूएन से ज्यादा पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। मुझे अपने लिए जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन बिनिंगबिन के साथ 5 साल शादी में मेरी पुरानी स्किल्स लगभग जंग खा चुकी थी। अब मैं क्या कर सकता हूं? उसने मेरी आंखों में कंफ्यूजन देख लिया। वो टेबल के किनारे पर उंगलियां मारते हुए बोली, मेरा एक दोस्त अपनी टेलरिंग शॉप बेच रहा है, ठीक सामने ही है। बारिश रुकने के बाद मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मैं अचानक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो गया। बारिश रुकने के बाद लिसा ने अपनी दुकान बंद की और मुझे नीले पत्थरों वाली सड़क से ले गई। चलते चलते वो मुझे गांव के लोगों और उनकी आदतों के बारे में बताती रही। गांव छोटा था, लेकिन लोग अच्छे थे। दुकानों की कमी नहीं थी, लेकिन टेलरिंग शॉप्स बहुत कम थीं। उसका दोस्त भी दुकान बेचना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली वेपिंग में थी, इसलिए मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ रहा था। चलते चलते मेरे दिमाग में अचानक बीनिंग बिन और जिबोदा का ख्याल आया। टाइम कैलकुलेट किया तो अब तक वो दोनों बीन पहुंच चुके होंगे। अब जब मैं बीच में नहीं हूं तो शायद उनका रिश्ता स्मूथली आगे बढ़ रहा होगा। कुछ मिनट चलने के बाद हमारे सामने एक छोटा सा 2 मंजिला बिल्डिंग आ गया। लिसा के दोस्त से मिलने के बाद मैंने इस जगह को थोड़ा समझा। बात भी स्मूथली हो गई और लिसा की मदद से डील जल्दी फाइनल हो गई। अगला पूरा हफ्ता मैं बिजी रहा। पहला काम, घर की ओनरशिप ट्रांसफर करना। दूसरा, नोटबुक में दी एड्रेस के हिसाब से जगहों को समझना। क्योंकि मेरी स्किल अभी भी वीक थी, इसलिए मैंने एक एक्सपीरियंस्ड मास्टर ढूंढा और टेलरिंग सीखना शुरू किया। मैंने पूरी मेहनत से सीखा और मास्टर भी सिखाने में दिलचस्पी दिखा रहा था। 1 महीने के अंदर ही मैंने काम अच्छे से सीख लिया। मैंने अपने लिए खुद एक नई शर्ट बनाई और थैंक्स बोलने के लिए लिया के लिए भी एक ड्रेस तैयार की। जब मैंने उसे वो कपड़े दिए, उसकी आंखों में सरप्राइज चमका और फिर वो मुस्कुरा दी। मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर सिर हिलाया।
दुकान का सारा काम खत्म करने के बाद कपड़ा और कूपन्स खरीदने में मेरे पैसे ज्यादा नहीं बचे थे, लेकिन ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए मैंने उसके लिए एक ड्रेस और एक मिठाई का डिब्बा भी खरीदा, जो मैंने सुबह सुबह लाइन में लग कर लिया था। मिठाइयों की खुशबू इतनी स्ट्रांग थी कि मुंह में पानी आ जाए। मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। अच्छा है तुम्हें पसंद आया, मुझे डर था तुम रिजेक्ट न कर दो। मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही टेलरिंग शॉप खुली, आसपास के लोग बस ऑब्जर्व कर रहे थे। आखिर मैं नया टेलर था, अगर काम खराब होता तो वो मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ ही दिनों में छोटी सी दुकान कस्टमर्स से भर गई। सिर्फ मेरी स्किल ही अच्छी नहीं थी, बल्कि मेरे डिजाइन्स भी नए और अट्रैक्टिव थे। और सबसे जरूरी, मैं बात करने में सॉफ्ट था, इसलिए लोग मुझे पसंद करने लगे। एक शाम जब मैं आखिरी कस्टमर को भेजकर दुकान बंद करने ही वाला था, अचानक सामने से एक तेज आवाज आई, येचन। दरवाजा बंद करते हुए मेरा हाथ रुक गया और मैंने सामने खड़ी औरत की तरफ देखा। उसने हाथ में पकड़े कपड़े को जमीन पर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, सब लोग आओ और देखो, यही है वो दुकान। मैंने इतने पैसे खर्च करके नया ड्रेस बनवाया और कपड़ा इतना घटिया निकला कि पहनने से पहले ही फट गया। उस टाइम हम ऑलरेडी डिनर कर चुके थे और सब लोग बाहर इवनिंग वॉक पर निकले हुए थे। जैसे ही वो हंगामा हुआ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और जैसे ही लोगों ने देखा कि टारगेट मैं हूं, भीड़ में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। शक वाली वॉइसेस धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस औरत का चेहरा और काला पड़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो हटने को रेडी नहीं थी। बोली, क्या तुम लोग इसलिए फायदा उठाते हो क्योंकि मैं एक औरत हूं? मैं अपनी रेपुटेशन पर झूठ क्यों बोलूंगी? उसकी दुकान की फैब्रिक इतनी खराब है कि पहनने से पहले ही फट गई। मेरा पैसा वापस दो। ये बोलकर उसने भीड़ में से और 2-3 औरतों को आगे धक्का देकर निकाला। उनकी हाथों में भी फटी हुई कपड़े थे। मेरी आंखें अपने आप सिकुड़ गईं। चाहे मैं कितना भी इडियट होता, ये समझ जाता कि ये पूरा ड्रामा किसी ने जानबूझकर सेट किया है। मैं 1 महीने में इतनी सारी ड्रेसेस अकेला नहीं बना सकता, और ऊपर से मैं मेंस वेयर भी बनाता हूँ, विमेंस वेयर भी, बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि फटे हुए सारे कपड़े सिर्फ यंग लड़कियों वाले ही हों? मैंने बस एक नजर चारों तरफ घुमाई और तभी मुझे भीड़ में सिकुड़ा सिकुड़ा एक आदमी दिखा, पास वाली दुकान का मालिक। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि एक पतली गोरी हाथ ने मुझे रोक लिया। पीछे मुड़ा तो लिया थी, धीरे से सिर हिलाकर मुझे रोकती हुई। फिर वो आगे बढ़ी और जमीन पर पड़ा कपड़ा उठाकर ध्यान से देखने लगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह ड्रेस इसी दुकान की बनी है? उसकी ठंडी वाइब से वो औरत एक कदम पीछे हट गई, लेकिन फिर भी जिद पर अड़ी रही। सबूत किस बात का चाहिए? ये फैब्रिक और ये डिजाइन सिर्फ इसकी दुकान में मिलता है। अगर इसने नहीं बनाया तो और कौन बनाएगा? लिया हल्का सा हंसी, वो भी मॉकिंग वाली। ये डिजाइन और ये फैब्रिक हर जगह मिलता है, एक्सक्लूसिव नहीं है। वो बना सकता है तो बाकी शॉप्स भी बना सकती हैं। वो ड्रेस को और ध्यान से देखने लगी और उसी समय उसे कपड़े की परतों के बीच एक छोटा सा फैब्रिक का टुकड़ा मिला। फिर उसने कहा, जो भी ये चंद से कपड़े सिलवाता है सबको पता है, कपड़ा बनकर तैयार होने के बाद ये पीछे एक छोटा सा फैब्रिक पैच छुपाकर सिलता है और उसके ऊपर अपना डिजाइन सिग्नेचर डालता है ताकि कोई फेक ना बना सके। लेकिन तुमने ना पैच सही जगह लगाया और ना ऊपर की स्टिचिंग सही की है। यह सुनकर उस औरत का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मुंह खुला था पर आवाज नहीं निकल रही थी। भीड़ ने भी सब समझ लिया और सबकी नजरें एक साथ उसी पर टिक गईं। कुछ ही सेकंड में लोग उस पर उंगलियां उठाने लगे। आखिरकार वो औरत दबाव सह नहीं पाई और बोल पड़ी कि उसे किसने भड़काया था। पास वाली सिले सिलाए कपड़ों की दुकान का मालिक। असल में उसकी दुकान का बिजनेस कभी अच्छा नहीं चला। उसे लगा था कि मेरी सिले सिलाई की दुकान बंद हो जाएगी तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन मैं न सिर्फ वापस खुल गया बल्कि मेरा काम पहले से ज्यादा चलने लगा। तो इसने ये गंदी चाल चली, लेकिन अब प्लान फेल होने के ऊपर खुद जेल जाने की बारी आ गई। जैसे ही पुलिस उसे पकड़कर ले गई, भीड़ तालियां बजाकर खुशियां मनाने लगी। बाकी औरतें भी कैओस का फायदा उठाकर चुपचाप खिसक गईं, लेकिन मेरा चेहरा अभी भी ठंडा और भारी था। लिया ने चिंतित होकर मुझे देखा। क्या हुआ? मैंने लंबी सांस ली। जो अभी हुआ उसने एक बात साफ कर दी है, बिजनेस अच्छा होगा तो जेलसी होगी। आज एक ने झूठा इल्जाम लगाया है तो आगे और लोग भी आएंगे और उनके तरीके भी और डेंजरस होंगे। मैंने एक नजर दूर खड़ी पुरानी वुडन डोर वाली हवेली पर डाली। एक पल के लिए मन में हिचकिचाहट उठी। जब पहली बार इस अजीब शहर में आया था, बस एक काम ढूंढना था ताकि जिंदगी चल सके, लेकिन दुकान खोलते ही यह सब शुरू हो गया। सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ना है या नहीं। तभी लिया ने मेरा कंधा पकड़कर कहा, रिलैक्स, जो साफ है उस पर दाग नहीं लगता। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। हम हर मूव का जवाब दे सकते हैं, पहले सोचते हैं कि इन चीजों से कैसे निपटना है। अगले हफ्ते मैंने दुकान जानबूझकर बंद रखी। रोज लिया के साथ बैठकर स्ट्रेटेजीज तैयार करता रहा। जब दोबारा दुकान खोली तो कस्टमर्स पहले से ज्यादा आ रहे थे।
मुझे अकेला देख लिया ने दो फुर्तीली और समझदार लड़कियां काम के लिए रिकमेंड कर दी। थोड़ा चैन मिला, लेकिन जैसे ही राहत मिली, लिया ने एक और खबर दी। वो वापस बेन जा रही थी। तभी मुझे उसकी असली आइडेंटिटी पता चली। वो कोई नॉर्मल टी सेलर नहीं थी। वो बेपिन के एक बड़े अधिकारी की पोती थी। बीमारी से उभरने के लिए हियांगनान आई थी। अब ठीक हो गई थी तो वापस जाना जरूरी था। यह सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन आया। इस छोटे से कस्बे में मैंने सबसे पहले उसी को देखा था। अगले कई महीनों तक उसी ने मेरी मदद की। लेकिन अब जब हम दोनों जेन्युइनली दोस्त बने थे तो बिछड़ने का टाइम आ गया था। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर वो भी रुक गई, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, जैसे कहना चाहती हो कि चलो साथ में बीन। पर फिर उसे याद आया कि मैं हमेशा बीन का नाम सुनकर अवॉइड करता हूं, जैसे वहां मेरे लिए कोई बुरा पास्ट छुपा हो। आखिर में उसने उस अनरियलिस्टिक ख्याल को वहीं दबा दिया। नो मैटर, मैं तुम्हें अपने घर का पता छोड़ रही हूं। हम एक दूसरे को लेटर्स लिख सकते हैं। यह सुनकर दिल में जितना भी अफसोस था, मुझे उसे दबाना ही पड़ा। जिस दिन लिया गई उस वही दिन था जैसा मैं पहली बार यहां आया था। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। उसने मुझे टी हाउस की चाबी दी और कहा कि जब भी समय मिले वहां जाकर थोड़ा बैठ जाया करूं ताकि टी हाउस में थोड़ी लाइफ बनी रहे। उसने ये भी कहा कि शायद एक दिन वो फिर लौट आए, लेकिन हम दोनों जानते थे कि वो एक हाई ऑफिशियल की पोती है। इतनी आसानी से वो वापस नहीं आने वाली। मैंने उसकी गाड़ी को तब तक देखा जब तक वो नजर से गायब नहीं हो गई। फिर नजरें झुका ली। मैं सीधा अपनी सिले सिलाई की दुकान की तरफ नहीं गया, बल्कि छाता खोलकर धीरे धीरे नीली पत्थर वाली पगडंडी पर चलता हुआ लिया कि टी हाउस की तरफ चला गया। जैसे ही दरवाजा खोला, एक सेकंड के लिए दिल थोड़ा अजीब सा भारी हो गया। जब वो यहां होती थी, हमेशा मुस्कुराते हुए अंदर आती थी और मुस्कुराते हुए जाती थी। मेरी नजर धीरे धीरे खिड़की की तरफ गई। वही जगह जहां घंटों हमारी बातों का कोई लिमिट नहीं होता था। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन सामने अब कोई नहीं था जो मेरे लिए गर्म चाय डाल दे। एक लंबी सांस मेरे होंठों से निकल गई। लिया अभी थोड़ी देर पहले गई थी और मुझे उसकी याद ऑलरेडी सताने लगी थी। मेरी नजर फिर दरवाजे पर गई, जैसे उम्मीद कर रहा हूं कि अगले ही पल वो वापस अंदर आ जाए। लेकिन रात हो गई और वो वापस नहीं आई। दूसरी तरफ बीइंग परिवार में बिनिंगबिन, जो अब मुझसे तलाक ले चुकी थी, उसकी नेचर और भी कोल्ड होती जा रही थी। पिछली बार जिबोदा को निकालते वक्त उसने तो उसे ड्रग देने की भी कोशिश की। इस बार तो कोई मदद करने वाला भी नहीं था। पुलिस तुरंत पहुंच गई और जिबोदा को उठा ले गई। नॉर्मली उसके स्टेटस की वजह से उसे हल्की सजा मिलनी चाहिए थी, पर इस इंसिडेंट के बाद उसके पुराने कई गंदे काम भी सामने आ गए। ऊपर से बिनिंगबिन ने भी कोई नरमी नहीं दिखाई। नतीजा ये हुआ कि सजा हल्की तो दूर, अब उसे और भारी पनिशमेंट मिलेगी। घर लौटकर जब वो अंदर गया, हल्की सी भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। टेबल पर भी गर्म खाना नहीं था। चाहे ये रोज की बात बन चुकी थी, पर फिर भी वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आखिरकार शोर सुनकर नैनी बाहर आई और उसके लिए नूडल्स बना दिए। अगली सुबह उसे पोस्टमैन एक इनविटेशन देकर गया। पढ़ा तो पता चला ली परिवार की पोती की तबीयत ठीक हो गई है और वो वापस आ गई है। इसलिए ली परिवार ने स्वागत की पार्टी रखी है। फॉर्मेलिटी और संबंध के चलते उसे भी वहां जाना ही था। सोचते सोचते उसने ऑलमोस्ट मुझसे कह दिया कि गिफ्ट तैयार कर दो, पर फिर याद आया कि हम दोनों का अब तलाक हो चुका है। तो उसने नैनी को गिफ्ट्स तैयार करने को कहा और खुद जल्दी जल्दी ली परिवार की हवेली की तरफ निकल गया। ली परिवार की हवेली जगह पूरी तरह रोशन थी। लोग खुशियां मना रहे थे। वहीं पहली बार लिया की नजर बिनिंगबिन पर पड़ी। अगर बिनिंगबिन आइस की तरह ठंडी और रॉयल ब्यूटी थी, तो लिया सॉफ्ट, वार्म और बेहद ग्रेसफुल थी। उसकी शालीनता इतनी नेचुरल थी कि कई लड़के उसका बस हाई सुनकर ही दंग रह गए। गिफ्ट देने के बाद बिनिंगबिन एक कोने में जाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। इतने में लिया की नजर उस पर कई बार गई। जब लोगों ने देखा कि लिया उसे बार बार देख रही है, तो क्यूरियोसिटी में उन्होंने दोनों का परिचय करा दिया। लिया को तभी एहसास हुआ कि यह वही महिला है जो पहले शादीशुदा थी और जिसका एक्स हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अभी तक मिला नहीं। जैसे ही उसने एक्स हस्बैंड की बात सुनी, उसके दिमाग में मेरा चेहरा तुरंत आ गया। उसने खुद को रोक नहीं पाई और पूछ लिया, उसके एक्स हस्बैंड का नाम क्या था? किसी ने कहा, लगता है ये चैन था। इसके आगे क्या कहा गया, उसे सुनने में लिया को कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरे बारे में सोचकर उसको समझ आया कि शायद यही वजह थी कि वो बेपिन वापस नहीं आना चाहती थी। डिनर के बाद ली परिवार के पुराने मास्टर ने लिया को स्टडी में बुलाया। थोड़ी औपचारिक बातें पूछी, फिर उसने छोटे शहर की कुछ मजेदार बातें बताई। सब सुनने के बाद अचानक लिया ने कहा, ग्रैंडपा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। बूढ़े मास्टर ने अभी चाय पी ही थी, वो सीधा बाहर फेंक बैठे, क्या मेरी पोती जो लड़कों से दूर रहती है, उसको किसी से प्यार हो गया? लिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस एक दिक्कत है, उसकी आइडेंटिटी थोड़ी खास है।
बुजुर्ग ने कप नीचे रखा। कौन है? वो धीरे से बोली। वो बिनिंगबिन का एक्स हस्बैंड है। लिया को लगा था कि बुजुर्ग गुस्से से फट पड़ेंगे, पर उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, सो व्हाट? एक्स हस्बैंड ही तो है। जब तुम्हें पसंद है तो बस, मुझे क्या दिक्कत? फिर उन्होंने सीरियस होकर कहा, बस याद रखना, अगर वो और बिनिंगबिन अलग हुए हैं तो 90% गलती बिनिंगबिन की ही होगी। तुम बेवकूफ मत बनना, लिशा जैसे काम मत करना और उसे हर्ट मत कर देना। लिया के चेहरे पर खुशी चमक उठी। मतलब आप अग्री करते हो? उन्होंने चाय डालते हुए हंसकर कहा, हाँ, मैं मान भी लूं तो क्या, वो लड़का भी तुम्हें चाहता हो, यह भी तो जरूरी है। रात काफी देर तक जागने के बाद ही लिया स्टडी से बाहर आई। अपनी रूम में पहुंचकर उसने एक कागज निकाला। कलम हाथ में लिए वो काफी देर तक सोचती रही। आखिरकार उसने कुछ चिंता भरे शब्द लिख दिए। जब मुझे लिया की नई चिट्ठी मिली, उसी वक्त हियांग में फिर से बारिश शुरू हो गई। मैंने लकड़ी की छोटी छड़ी से खिड़की की लैटिस ऊपर उठाई। महीन हल्की बारिश नीले पत्थरों वाली पगडंडी पर गिर रही थी और हवा में एक ठंडी सी महक भर रही थी। मैं खिड़की के पास बैठकर बीन की चिट्ठी पढ़ रहा था। दिल सच में भारी हो गया। लाई को गए लगभग 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में अपनी दर्जी की दुकान में काम करने के अलावा मैं उसकी चाय दुकान में जाकर बैठ जाता हूं, बस इसीलिए ताकि उसके भेजे हुए लेटर्स पढ़ सकूं। उसी की चिट्ठियों की वजह से भले ही मैं बीन्फ में नहीं हूं, लेकिन वहां की हालत का अंदाजा लगा पाता हूं। जैसे जीबोदा, जो बिनिंगबिन के साथ बीन गया था, न सिर्फ टीवी स्टेशन में काम नहीं कर पाया, बल्कि सीधा जेल पहुंच गया। एक और एग्जाम्पल, किसी अमीर घर के लड़के को बिनिंगबिन पसंद आ गई, पर उससे पहले कि वो लड़का बोल्ड होकर कन्फेस करता, उसके घर वालों ने उसे साउथ साइड में बंद कर दिया। मेरा और विनिंग का रिश्ता तो हर किसी की नजर में एक परफेक्ट मैरिज था। बीएन के लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था। इसी वजह से जब लोगों ने देखा कि बिनिंगबिन मुझे नहीं लाई बल्कि जिबोदा को लेकर गई, तो सबके दिमाग में सवाल पैदा होने लगे, क्योंकि कौन अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़कर किसी दूसरे मर्द को साथ लेकर जाता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद सबको पता चला कि हम दोनों का तलाक हो चुका है। और जब जिबोदा के किए हुए काम और उसके बोलने का अंदाज सामने आया, तो लोगों ने बिनिंगबिन के कैरेक्टर को भी थोड़ा सा नीचे समझना शुरू कर दिया। चिट्ठी के आखिरी हिस्से में लिया ने मुझे एक और बात याद दिलाई। विनिंग अभी भी हार नहीं मानी है। वो लगातार लोगों को भेज रही है ताकि तुम्हारा पता चल सके, लेकिन मैं तो ऐसे गायब हूं जैसे समुद्र की तली में डूबी रेत। मुझे ढूंढना मतलब नीडल इन अ हेस्टैक। मैंने चिट्ठी समेटी और खिड़की से बाहर देखा। हियांग आए लगभग 1 साल हो गया था। इस 1 साल में मैंने थोड़ा पैसा भी जमा कर लिया। विनिंगबिन मुझे जल्दी नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन अगर उसने हार नहीं मानी तो एक दिन जरूर पहुंच जाएगी। मतलब मुझे यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। उधर बिनिंगबिन ने नई चिट्ठी खोली जिसमें फिर से लिखा था, नहीं मिला। उसने भौहें चढ़ाई, चिट्ठी को मरोड़कर फेंक दिया। 1 साल, पूरा 1 साल, फिर भी वो मुझे नहीं ढूंढ पाई। उसने पहले पैनिक किया, फिर गुस्सा आया और आखिर में आज जैसी बेबसी रह गई। शुरू में जब वो जिबोदा का ख्याल रखती थी तो लोगों को रीजन देती थी। मर चुके दोस्त की वसीयत है। कहती थी कि उसका जिबोदा से कोई मतलब नहीं। पहली बार रेस्क्यू किया, दूसरी बार किया, सब दोस्त की वसीयत के नाम पर। लेकिन सच ये है कि मुझे तो जरा भी भरोसा नहीं था। इसीलिए मैंने चुपके से फोर्स डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया था। मैं सॉफ्ट हार्टेड हूं, पर इस मामले में हमेशा कंफ्यूज अच्छे क्यों रहा। जितना सोचता उतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। आखिरकार उसने गहरी सांस ली, फोन उठाया और आदेश दिया, ढूंढते रहो, किसी भी हाल में उसे फाइंड करो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे उसके हालात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी बेचैनी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। मैं तो बस सामने खड़ी उस लड़की को देखकर खुश था। तुम वापस कैसे आ गई? मैंने हल्की सांस लेते हुए पूछा। दरवाजा खोलकर लिया अपना सामान लेकर अंदर आई। मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक नरम सी गर्मी थी। मैं किसी को देखने आई हूं, उसने कहा। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो लव मैटर्स नहीं समझता। 5 साल की शादी काफी है किसी इंसान को यह समझने में कि सामने वाली क्या कहना चाह रही है। लेकिन एक फेल्ड मैरिज के बाद मेरे पास नई रिलेशनशिप शुरू करने की एनर्जी नहीं थी। मैं टॉपिक बदलना चाहता था, पर लिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें सीरियसनेस से भरी थीं। ये चेन, मैं अब फीलिंग्स छुपाना नहीं चाहती। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा, उसी दिन से किसी और को देख नहीं पाई। ये 1 साल तुम्हारे साथ रहकर मेरे दिल की क्लैरिटी और तेज हो गई। मुझे पता है विनिंग ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं। मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। बस मुझे तुम्हें प्यार करने का चांस दे दो। उसके वर्ड्स इतने साफ थे कि मेरी चीक्स गर्म हो गईं। काफी देर बाद मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम भी जानती हो कि मेरा एक फेल्ड रिश्ता रहा है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं किसी नई रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर भी पाऊंगा या नहीं। अगर तुम सच में मुझे जीतना चाहती हो तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और शायद रिजल्ट भी तुम्हारी उम्मीद जैसा ना हो। लिया मुस्कुराई। कोई बात नहीं, आई कैन वेट। उसने मुझे जोर से गले लगा लिया।
मैं कुछ पल स्टंड रहा, फिर धीरे से उसे वापस गले लगा लिया। उस दिन के बाद से जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, और जिस दिन हम ऑफिशियली फियांसे बने उसी दिन मैं बेपिन लौटने की तैयारी करने लगा। लिसिया के साथ रिश्ते में आते ही मुझे समझ आ गया था, कभी ना कभी मुझे बेइन वापस जाना ही पड़ेगा, और कभी ना कभी मेरा सामना बिनिंग बिन से भी होगा। शुरू में लिया चाहती थी कि मैं बाबिन न जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं मेरी आइडेंटिटी छिपने लायक नहीं है। कुछ दिनों के लिए भाग सकता हूं, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए मैंने बेपिन की ट्रेन पकड़ ली। ले परिवार ने फिर से एक ग्रैंड पार्टी रखी थी। इस बार होस्ट थी लिया और उनका फियांसे विनबिन। मुझे पहले ही पता था कि लिया कभी किसी मर्द की तरफ नहीं झुकी थी। उसे पाने की कोशिश करने वाले लड़के तो रिवर में तैरती कार्प मछलियों जितने थे, लेकिन कोई भी उसके दिल में जगह नहीं बना पाया था। तो मुझे उसके फियांसे के बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, लेकिन ये क्यूरियोसिटी तब सीधा रिजेंटमेंट और गुस्से में बदल गई जब उसने मुझे देखा। उसके हाथ की वाइन कप वहीं जमीन पर गिर गई। वो स्टेज पर मुझे घूरती रह गई। वो पूरे 2 साल मुझे खोजती रही थी। 2 साल तक सिर्फ मेरे बारे में सोचती रही। पूरे देश में सर्च कर लिया, लेकिन मुझे नहीं ढूंढ पाई। लेकिन आखिर में मैं लिस्याला का फियांसे बन गया। इसी बात ने उसके अंदर की आग भड़का दी। वो एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि लिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें मेरे फियांसे से कोई प्रॉब्लम है? वो चीखी। कौन सा फियांसे? वो मेरा पति है। ये सुनते ही सबको हमारी पुरानी रिलेशनशिप याद आ गई। बस फर्क इतना था कि इस बार लोग जिस लड़की की बात कर रहे थे वो थी बिनिंग बिन। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो देखकर मेरे दिल में अचानक एक अजीब सा दर्द उठा। पिछली जिंदगी में मैंने 5 साल इंतजार किया था, तब जाकर उसे मेरी याद आई और वो मुझे बेपिन ले गई थी। स्टेज पर खड़ी 2 लड़कियों को एक साथ लड़ते देख मेरे अंदर का गुस्सा और रुक नहीं पाया। मैं आगे बढ़ा और बिनिंग बिन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो सीन बिल्कुल वही था जैसा पहले हुआ था। लोग मुझे उंगली दिखा रहे थे और खुद बिनिंग बिन भी मुझे ठंडे चेहरे से देख रही थी, लेकिन उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैं चिल्लाया, बिनिंग बिन, तुम पागल हो गई हो क्या? हम बहुत पहले डिवोर्स ले चुके हैं। अगर तुम किसी मर्द को ढूंढना चाहती हो तो वो जिबोदा होना चाहिए। ये सुनते ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो मुझे ऐसी नजर से देख रही थी जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो आदमी जिसने उसे कभी इतना प्यार किया था वही आज ऐसी बातें बोल रहा है। लिया ने गुस्से में गार्ड्स को बुलाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। लेट मी टॉक टू हर अलोन। मैं बहुत जल्दी में चला आया था। 2 साल से दिल में दबे हुए कुछ शब्द थे, अब उन्हें साफ साफ बोलने का वक्त था। हम बगीचे में आमने सामने बैठ गए। मेरी आंखों में पहले की तरह डिस्टेंस और ठंडापन था। वो मुझे किस तरह देख रही थी ये चीज अब मुझे साफ दिख रही थी। वो पहले से ज्यादा टूटी हुई लग रही थी, लेकिन अब चाहे वो कितनी भी दुखी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, तुम जानती हो मैं तुमसे डिवोर्स क्यों चाहता था बिनिंग बिन? जिस दिन तुमने जिबोदा को मोर्चुरी में गले लगाया था उसी दिन हमारे रिश्ते में दरार पड़ गई थी। कर्ज उतारने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन तुमने हमेशा मेरी जगह मेरा फ्यूचर दांव पर लगा दिया। जिबोदा को कोई दिक्कत होती थी तो तुम किसी और को भेज सकती थी। डॉक्टर्स, पुलिस, रेस्क्यू टीम, कोई भी तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल था, लेकिन तुम ही खुद क्यों जाती थी? तुम्हारा प्यार उसके लिए मेरे से भी ज्यादा था। बाहर के लोग क्या बोलते हैं पता है? सबको लगता है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। कितना रिडिकुलस है ये। उस दिन अगर तुम सच में मुझे प्यार करती तो तुमने बिस्तर पर पड़े आदमी को पहचान लिया होता। वो मैं नहीं था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि जिबोदा की एक कराह से तुम्हें सब याद आ जाएगा। अगर सच में तुम केयर करती तो तुमने खुद किसी को भेजकर इन्वेस्टिगेट कराया होता, बजाय मुझसे कैजुअली पूछकर सब भूल जाने के। और वो अर्थक्वेक और ट्रेन वाली बात, तुमने रेफ्लेक्स में मुझे छोड़कर उसे बचाया था। अगर वो लव नहीं है तो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी? डोंट लाई। तुमने जो जो किया वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो इमोशंस थे। उसके लिए शायद मैं 2 जिंदगी का दुख एक साथ निकाल रहा था। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बिनिंग बिन के चेहरे पर एक दर्द उतर आया। वो आगे बढ़कर मेरे आंसू पोंछना चाह रही थी, लेकिन मैं साइड में हट गया। आंसू के कारण मुझे उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं फिर भी हर शब्द साफ बोलता गया। बिनिंग बिन, अगर पॉसिबल होता तो मैं चाहूंगा कि इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी मिला ही ना होता। मेरी बात सुनकर उसके दिल पर जैसे किसी ने घूंसा मार दिया हो। उसकी उंगलियां रेलिंग पर सफेद पड़ गईं। पहली बार उसकी ठंडी आंखों में पैनिक दिखा। वो बोली, ये चेन, सुनो मेरी बात। आई स्वेयर, मुझे जिबोदा के लिए कभी प्यार नहीं था। हां, मैं उसके साथ अच्छी थी, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी की वजह से। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। लेकिन अब मेरे पास पेशेंस नहीं था। मैं पलटकर चल दिया। वो पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन तभी अचानक एक और फिगर तेजी से आई और उसने बिंगिंग बिन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। दफा हो जाओ यहां से। ये लिया थी, पूरी तरह गुस्से में। उसे कुछ बातें पता थीं, लेकिन इतना एक्सट्रीम वो भी उसने इमेजिन नहीं किया था। उसे सोचकर ही डर लगा कि इन 5 सालों की शादी में मैंने कितना सहा होगा। वो दोबारा उसे मारने को बढ़ी
लेकिन मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। बस लिया, दादाजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने जमीन पर गिरी बिनिंगबिन की ओर दोबारा नहीं देखा और लिया का हाथ पकड़कर हॉल की तरफ चल पड़ा। उसकी हथेली गर्म थी और वो वार्मथ मेरे दिल की आखिरी ठंडक तक पिघला रही थी। पीछे से कोई कदमों की आहट नहीं आई, न ही वो पुरानी आवाज, ये चेन। सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं मुड़ा भी नहीं। कुछ चीजें शुरुआत से ही गलत थीं और कुछ बातें, चाहे जितनी बार बोली जाएं, बेकार होती हैं। आज ये 2 जिंदगी का अधूरा चैप्टर आखिरकार पूरी तरह बंद हो गया।